बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम दो ख़बरों पर बात करेंगे। एक तो न्यूज़ीलैंड की तरफ से जिस तरह अपनी सीरीज़ मनसूख की गई है उस पर बात की जाएगी, और इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल उस पर बात की जाएगी। इन दोनों ख़बरों के ऊपर पहले भी काफ़ी गुफ्तगू होती रही है, लेकिन हमारे सामने कुछ इस हवाले से नए पहलू आए हैं, उन पर बात की जाएगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं साजिद खान साहब। साजिद खान साहब से पहले पूछते हैं कि न्यूज़ीलैंड ने जिस तरह से अचानक पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया है, क्या उसके पीछे साजिद खान साहब को वेस्टर्न माइंडसेट नज़र आता है, मगरबी जहनीत कहीं पे कार फरमा है? जी साजिद खान साहब। अमान साहब शुक्रिया। बिल्कुल इसके अंदर ऐसा है, लेकिन मगरबी मीडिया के बारे में आप बात ना करें, ना कि मगरबी इंटरेस्ट के बारे में बात करें। पहला इल्ज़ाम जो लगा था वो ये लगा था कि ब्रिटिश हाई कमीशन ने ये इतला दी है कि उनकी न्यूज़ीलैंड की टीम को ख़तरा है। और आप ये भी ध्यान में रखें कि न्यूज़ीलैंड जो है वो उन मुल्कों में शामिल है जो कॉमनवेल्थ के अंदर हैं और मलका के ज़ेर राय चल रहे हैं, और ब्रिटिश हाई कमीशन ने इसकी तरदीद भी की। लेकिन असल हकीकत ये है कि इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी IPL के लिए आते हैं और खेलते हैं। इंडिया ने हालिया दिनों में एक ऐलान ये किया था कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान जाके खेलेंगे वो हमारे यहाँ ना वीज़ा ले सकेंगे ना खेल सकेंगे। और क्रिकेट इस वक्त एक इंडस्ट्री है वाज़ेह तौर पे, खेलने के हवाले से भी और बिज़नेस के हवाले से भी। और क्रिकेट बोर्ड दुनिया के जितने भी हैं बहुत अमीर हैं और खिलाड़ी भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपके सामने है। और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई है, और कुछ हमारा दफ्तर ख़ारजा ने भी नालायकी दिखाई है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है साहब आप चले जाएँ वापस, कोई बात नहीं। लेकिन हमने भी ये बताया कि यहाँ पे कुछ है, और फिर ये भी हुआ कि कुछ ऐसे थ्रेट मौजूद थे वक्ती तौर पे, और महकमा दाखिला ने उसके बारे में इतला भी दी गई थी, उसको भी हमने मीडिया के ऊपर बड़ा शोर बताया। और नजम सेठी साहब ने बड़ी अजीबोगरीब बात की, उन्होंने भी ये कह दिया कि जनाब हाँ थ्रेट था, थ्रेट होते हैं, ये नहीं बात नहीं थी। लेकिन थ्रेट के बारे में देखा जाता है कि किस नोयत के थ्रेट हैं, और इससे पाकिस्तान की बाहियत पाकिस्तानी हमें दुख हुआ है, और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की ने बड़ी नालायकी दिखाई है। और मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को उनकी वज़ीर-ए-आज़म से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर कैंसिल कर लिया है तो कर लिया है, कोई बात नहीं, आप चले जाएँ वापस। आपने उनकी वज़ीर-ए-आज़म से बात की, उससे वज़ीर-ए-आज़म के पास भी कोई अख्तियारात नहीं हैं, उसने भी अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर दी। और आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है ये मामला काफ़ी देर तक चलेगा, और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने होंगे, और पाकिस्तान को देखना होगा कि अपनी खारजा पॉलिसी कैसे ठीक करे। और अब उसे निकलना चाहिए अमेरिका और बरतानिया के डोमेन से अपनी आज़ादी के लिए। खान साहब, आपने कहा कि इमरान खान को जैसिंडा से बात नहीं करनी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, उसमें ये भी बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान के खेल के मैदान 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, जी हाँ, पाकिस्तान के उसके बाद ग्राउंड जो हैं वो वीरान हो गए, बेआबाद हो गए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने दुनिया का एतमाद बहाल किया है। हमारे ग्राउंड बहाल हो रहे थे, हमारे ग्राउंड आबाद हो रहे थे, अचानक से न्यूजीलैंड ने ये कर दिया। तो इमरान खान को तकलीफ़ तो होनी थी, मसला तो उनको होना था, तो वो तो ये चाहते थे, बल्कि मैं भी और आप भी सारे लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से कंटिन्यू हो जाए श्रीलंका का। हमने तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे रह जाए, यहाँ पे मैच खेले, तमाशाई पाकिस्तानी बड़े पुरजोश थे। अच्छा, एक और मसला ये भी है अंदरूनी खाना कि सर बहुत सारे लोगों ने पैसे भी लगाए हुए थे, दिस इज़ अ बिज़नेस, उनको भी बड़ी सख्त तकलीफ हुई है, वो भी परेशानी में है। लेकिन भारत, मेरा ख्याल है कि हमें न्यूजीलैंड के साथ इस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, और इसको इंटरनेशनल फोरम में लेके जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब में इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी शिकायत इंडिया के साथ थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। बरतानिया ने हमें यकीन दिलाया था कि हम आपकी मदद करेंगे, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। आपने अपनी मदद आप करनी है, आप एक खिलाड़ी में अपनी हैसियत मनवानी है। देखें, आप खित्ते में बहुत सारी टीमें हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं, क्रिकेट खेलने आ सकती हैं। आप श्रीलंका के साथ खेल सकते हैं, सबसे बड़ी अच्छी टीम है उनकी। तो आप को चाहिए कि आप देखें कि किसके साथ खेलना चाहिए और कहाँ खेलना चाहिए, और अपनी नए सिरे से पॉलिसी तरतीब दें। और वसीम राजा साहब कोशिश बड़ी अच्छी कर रहे हैं, देखते हैं, वो उनका ख्याल था कि बड़ी कामयाबी है, उन्होंने कोशिश बहुत की, और उन्होंने मशवरा दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि आप जनाब वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड से बात करें। मेरा ख्याल दफ्तर खारजा को इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल जो हुआ अब इसे फेस करना। खान साहब, ये देखें कि पाकिस्तान की टीम उन दिनों में न्यूजीलैंड गई हुई थी। जी हाँ, जब मस्जिद पर हमला हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तानी खिलाड़ी मुतासरीन के घर गए थे,
पाकिस्तान ने तो सीरीज़ मनसूख नहीं की थी, इनको तो सिर्फ एक थ्रेट था ना, जी हाँ। वहाँ पे तो बहुत कुछ सामने हो गया था, मैच भी सारे खेले, सीरीज़ भी चलती रही, लेकिन न्यूजीलैंड का रवैया आप देख लीजिए किस तरह से अब उनका पाकिस्तान रवैया तो ऐसा है कि न्यूजीलैंड की एक क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि जनाब हमें थ्रेट का पता था, लेकिन हमने उनसे सवाल किया पाकिस्तान ने कि पता था आप हमें बताइए, उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको नहीं बता सकते। अब इसमें बड़ी गहरी साजिश ये है कि क्यों नहीं बता सकते, अगर आपको ये पता हो कि कातिल कौन है तो आपको बता देना चाहिए, ये शक नहीं करना चाहिए उसने कब कत्ल करना था। तो इसमें बड़ी कबाहतें हैं और हमें इस सिलसिले में पाकिस्तान को वाज़ेह रद्द-ए-अमल का अख्तियार करना चाहिए, किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी का मामला नहीं है। आपके साथ ज़्यादती हुई है और आप चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसका मदावा करे। आज उन्होंने ये कह भी दिया है कि हम पाकिस्तान का नुकसान पूरा करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि वो आपकी को मदद करें। हाँ जी सही है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि इसके पीछे वेस्टर्न माइंडसेट है, लेकिन साजिद खान साहब ने उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है जी हाँ। और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसके पीछे कुछ है तो वो फिर भारतीय माइंडसेट है या भारतीय साजिश है। जी देखें, मैं भारतीय साजिश है जिसे इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स हैं मैं उन्हें कहता हूँ, बड़े मुल्क जिनमें स्पेशली बरतानिया सर है फहरिस्त है, वो इस किस्म की साजिशों में शरीक रहता है और वो करता रहता है। देखें आपके कई लोग बरतानिया में सियासी पनाह हासिल कर ली और आपके यहाँ से मफरूर थे, उसने किसी बैनुल-अक़वामी कानून का ख्याल नहीं किया और उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि उनका क्या किरदार है। अच्छा खान साहब, ये तो हमारा मौजू है, इस खबर के ऊपर तो तकरीबन मुकम्मल हमने बात कर ली। बात तो वैसे मुकम्मल नहीं हो सकती, एक से बात दूसरी से निकलती रहती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हम बात करते हैं दूसरी खबर के ऊपर। जी, वो है पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी। जी हाँ, पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी। सर मैं ज़ाती हैसियत में तो उस अथॉरिटी के हक़ में हूँ सर। तो उसकी वजह ये है कि इस मैं अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, इसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला और ना ही इसे मालकान इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहते हैं। इंडस्ट्री का मतलब ये होगा कि आपने टैक्स भी देना है और आपने इंडस्ट्री ने पब्लिक के लिए भी कुछ करना है, और स्पेशली मीडिया जो है वो पब्लिक गाइडेंस के लिए होता है। और इस पर ज़्यादातर जो बात हो रही है इस वक्त हुकूमत की तरफ से कि जनाब कादियों पे जो आपके सहाफ़ी हैं उन पे कदगन लग जाएगी, उनके हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त सहाफ़ियों को कौन से हकूक़ मिल रहे हैं? कितने मीडिया हाउसेज़ हैं जो सहाफ़ियों को पेमेंट्स नहीं करते? कितने मीडिया हाउसेज़ हैं जिनके वहाँ सहाफ़ी कुल वक्ती बुनियादों पर नहीं, जुज़ वक्ती बुनियादों में काम करते हैं? कितने सहाफ़ी ऐसे हैं जो बीच से पैसे लेते हैं, तनख्वाह नहीं लेते? तो खराबी तो दोनों तरफ हैं, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई असूल होने चाहिए। अच्छा खान साहब, उसमें सहाफ़ी जो हैं, रिपोर्टर जो हैं, वो तनख्वाह लेते हैं या नहीं लेते, लें या ना लें, उससे किसी का सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कोई गलत खबर ना आए, कोई फेक न्यूज़ खबर ना आए, किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, किसी का आंचल ना खींचा जाए। अगर ये सारा कुछ हो जाए तो बेहतर है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ऑर्डिनेंस जो कुछ भी ये ला रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी, यही नाम है उसका, पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी। अच्छा, पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल, अच्छा जो माल है ना वो समझते हैं कि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन रही है। अच्छा, तो उसमें हुकूमत की तरफ से ये जोर दिया जा रहा है, ख़ासकर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि दो चीज़ों के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक वो कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ के ऊपर, और दूसरा वो कहते हैं कि सहाफ़ियों की जो तनख्वाहें हैं, जो मराहत हैं, वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, कहीं तो 10-12 महीने की तनख्वाह सहाफ़ियों के मुस्तक़बिल के हवाले से वो करते हैं जी। अच्छा, तो उसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मैं तफसील में जाता। फ़ेक न्यूज़ के हवाले से मुझे 2-3 वाक़यात याद आ रहे हैं, वो छोटे छोटे मैं ज़रा मुख्तसर करके उनको बयान करता हूँ। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जब जद्दा में गए हुए थे, उन नुसरत शहबाज पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान अखबार में एक उनका इंटरव्यू शाया कर दिया गया। उमर शामी साहब ने एक मीटिंग के दौरान कहा था, जिसमें मैं भी बैठा था, उन्होंने कहा था जी कि उस खातून ने अपनी तरफ से इंटरव्यू बनाया, पता नहीं किसके कहने के ऊपर इंटरव्यू चला दिया। हमारे शरीफ ख़ानदान के साथ तल्क़ात बहुत कशीदा हो गए, ख़राब हो गए, अच्छे तल्क़ात थे महज उस खातून के इंटरव्यू की वजह से। उन्होंने साथ ये कहा कि हमने तो उसको भी नहीं निकाला। अच्छा, इस तरह की फ़ेक न्यूज़। बाकी साले जाफ़र को आप जानते हैं, वो कहते रहे जी कि मुशर्रफ का जहाज़ यहाँ पे आया खड़ा है, आज गए कल गए, झूठी खबर साबित हुई। और फिर आपने देखा कि जो JIT बनी थी मियां नवाज शरीफ के हवाले से, JIT की रिपोर्ट आज आनी थी, रात को जंग के रिपोर्टर ने खबर दे दी, झूठी खबर दे दी कि JIT रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये फेक न्यूज़ है। ऐसी खबरें अगर बंद हो जाती हैं
تو اگر ایسی خبر کوئی دیتا ہے فیک نیوز تو اس کو جرمانہ ہوگا، جو نہیں دیتا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سر ایک تو ہمارے یہاں فیک نیوز کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فیک نیوز کیا ہے۔ فیک نیوز اصل میں وہ نیوز ہے جو دلچسپ ہوتی ہے لیکن سچی نہیں ہوتی، آسان سی بات یہ ہے۔ اور فیک نیوز دنیا بھر میں چلتی ہیں۔ فیک نیوز بیسیکلی ہوتا ہے اندازہ، بعض وقت آپ کے اندازے کے مطابق گاڑی نکل جاتی ہے، بعض وقت آپ کی گاڑی رک جاتی ہے۔ اچھا، اس میں صالح ظافر جو کہہ رہا ہے جی کہ میں نے جہاز کھڑا وہاں پہ دیکھا ہے، اس میں تو اندازے والی بات نہیں، اس میں تو ہم یہی سمجھیں کہ بالکل جہاز کھڑا۔ آپ صحافت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کے جو آپ کا سورس ہے اس نے بتایا کہ جی میں نے جہاز دیکھا تھا، میں سول ایویشن میں کام کرتا ہوں، تو آپ نے اس کی بات کو یقین کیا۔ اور اگر اور یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے خبروں کے سورس جو ہوتے ہیں نا وہ باعتماد ہوتے ہیں اور آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں۔ اچھا، باقی وہ صالح ظافر صاحب تو ماشاءاللہ سے ایسے رپورٹر ہیں، ایسے صحافی ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، جو بھی صدر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے چہرے کے گرد ایک نور کا حالہ تھا، جیسے جیسے وہ چلتے ہیں بدلی اس کے اوپر چلتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیں وہ صالح ظافر جو ہیں وہ ان کے بعد بیٹ ہے قومی اسمبلی کی سر، وہ روزانہ قومی اسمبلی جاتے ہیں اور ایک نئی درفتنی وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ان کی خبر میں دلچسپی کا عنصر نہیں ہوتا، ماں سوائے خوش آمد کی۔ لیکن بہرحال وہ صحافی ہیں، جس طرح کوئی بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے تو ڈاکٹر ہیں لیکن پروفیشنلی وہ ڈاکٹر والا اچھا، کسی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہے صالح ظافر، یہ ہے حنیف خالد، یہ ہے صالح ظافر، یہ ہے حنیف خالد، بالکل دونوں شریف زادے ایک دوسرے کے والد۔ بالکل صحیح کہا سر۔ جی جی، دیکھیں پھر ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ صحافت میں بڑے اچھے نام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے وہ لوگ زیادہ ہیں۔ دیکھیں وہ ہیں، اچھا، یہ شرپسند چند ہے، انہیں شر پسند کر لیں، آپ شر پسند ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ خرابی یہ ہو گئی ہے جس طرح آپ کو پتہ کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں جنہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی، صحافت میں بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا پس منظر صحافت کا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ صحافی کون ہو سکتا ہے، کتنی تعلیم ہونی چاہیے۔ پھر ایک انگریزی کا لفظ بولا جاتا ہے فری لانسر۔ فری لانسر کا مطلب ہے آپ کسی شعبے میں کچھ بھی کر لیں، آپ کی اسپیشلٹی ہے، تو اس لیے صحافی کو خود سوچنا چاہیے کہ صحافی جو ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، بنیادی ضرورت ہے صحافی کی۔ ہاں جی، بد کرداری تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ جو جن کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، معاشرے میں کچھ نہ کچھ سوچ بچار ہوتی ہے، تو صحافی کا کام بڑا ذمہ دارانہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ سوسائٹی کا جو صحافی کی جو حیثیت ہے وہ ایک معلم کی ہے، آپ کو اس کے بعد اتھارٹی بننی چاہیے۔ اچھا، وہ خان صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری کی، ہمارے مطیع اللہ جان صاحب میرے واقف کار ہیں، دوست ہیں، ان کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ نادرا کے چیئرمین طارق ملک نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لیٹر لکھا ہے۔ وہ قطعی طور پہ ایسی خبر ہی نہیں ہے، وہ لیٹر لکھا ہے تو کسی ڈائریکٹر نے لیٹر لکھا ہے، اور الیکشن کمیشن کو لکھا اور وزارت داخلہ کو لکھا ہے، دو کو لیٹر لکھا ہے۔ لیکن مطیع اللہ جان صاحب نے واضح طور پر کہا جی کہ طارق ملک نے لیٹر لکھا ہے سکندر آ جا کر۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ دیکھیں ایک تو طارق ملک کو وہ مشکوک بنانا چاہتے ہیں، یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ طارق ملک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا، مطیع اللہ جان کے بارے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بڑے اچھے اخباروں میں رہے ہیں، بڑے اچھے انہوں نے کیے ہیں، اپنی اینکر بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار بڑا مشکوک رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہ ایک زمانے میں فوج کے رنگروٹ تھے، انہیں پی ایم اے سے نکال دیا گیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، ذاتی دشمنی والی بات نہیں ہے، کیوں نکالا گیا ہم اس میں نہیں جاتے۔ لیکن مطیع اللہ جان ایک اچھے صحافی ہونے کے ناطے انہیں خاموشی سے صحیح بات کرنی چاہیے، جو صحیح بات نہیں کر رہے وہ اس وقت تقسیم ہو گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی پے رول پہ وہ ہیں۔ اور خرابی یہ ہے کہ سر جب ہم کسی کے پے رول پہ ہوتے ہیں تو ہم اس کے مفادات کو دیتے ہیں، صحافت کو نہیں دیکھتے۔ خان صاحب، ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کہہ دیں کہ پے رول پہ۔ سر پے رول کا مطلب یہ نہیں ہوتا سر، میں اگر جنگ کے لیے کام کرتا ہوں، میں جنگ کے پے رول پہ، تو مجھے کچھ نہ کچھ جنگ کے مفادات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مفادات کیا ہیں جنگ کے؟ کہ کوئی میں ایسی خبر نہ دوں جس جو جنگ کے لیے بدنامی کا باعث بنے، یہ بنیادی مفاد ہے۔ لیکن میں یہ مفاد نہیں ہے کہ میں میر صاحب کے بارے میں کوئی بات نہ کہہ سکوں۔ اگر مجھے تنخواہ نہیں ملتی تو میں کہوں گا کہ جی مجھے تنخواہ نہیں ملتی، میرا میڈیکل نہیں ملتا میں کہوں گا مجھے میڈیکل نہیں ملتا۔ اگر کسی اور ادارے میں ایسا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بھی کہوں گا کہ ہماری مدد کیجیے۔ تو اس میں میرا خیال ہے یہ جو بات جو ہے پروفیشن کے حوالے سے، اگر آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔
تو مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ پے رول پہ ہیں کسی کے، یہ آپ کی یہ بات ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ نہیں، آپ بالکل نہیں کر سکتے اس بات۔ میں نے کیونکہ پے رول کا اس لیے کہا جی جی کہ دیکھیں مطیع اللہ جان ہو سکتے ہیں، نہیں، دیکھیں اچھا۔ مطیع اللہ جان جن لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ لوگ انہیں اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے ان کے اخراجات۔ بات تو یہ ہے کہ اگر میں جنگ کے لیے کام کرتا ہوں تو جنگ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ میں آسانی سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ اچھا، باقی وہاں پہ اجلاس بھی ہوا میڈیا کے حوالے سے، تو وہاں پہ مظہر عباس صاحب نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ میڈیا مالکان جو صحافی جو ورکر کی تنخواہ نہیں دیتے، ان کے پیسے دبا لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، وہ ظالم ہیں، غاصب ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، جو ہیڈ کر رہی تھی خاتون اس کمیٹی کو، اس کی طرف سے بھی وہ بھی چین بے جبی ہوئیں۔ جی ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر واضح طور پر کہا بھی کہ میں ان کی بات کرتا ہوں جو ایسے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کس کا نام لیے بغیر شکایت کرتے ہیں تو آپ جیسے جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے مطیع اللہ جان کے لیے کہا کہ جناب آپ ان پہ الزام لگا دیے، تو انہوں نے بات کے تحت ایک الزام لگایا اور وہ لوگ اس محفل میں موجود تھے جن کے اوپر الزام لگایا گیا، اور میرا خیال ہے اچھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم ہی ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اچھا اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں۔ اچھا، یہ بندے کے پتر نہیں بننا، واک آؤٹ کر جانا ہے، احتجاج جی کرنا۔ ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ جی، ساجد خان صاحب سے ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، 2 خبروں پر ہم نے بات کی ہے۔ آئندہ بھی ساجد خان صاحب سے ہماری گفتگو ہوتی رہے گی، اور ناظرین آپ کے سامنے ہم ایسی خبریں، ایسے تجزیات پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔